अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल वाले टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो कल वाला हमारा टॉपिक था मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जीन्स की फॉर्म में होती हैं, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होती हैं, और क्रोमोसोम डिफरेंट पेरेंट्स से आए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स एग और स्पर्म्स की फॉर्म में होते हैं। फिर जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो सेग्रीगेशन होती है साइटोप्लाज्म की, तो विद द सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्म डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। जिस सेल में जो जो डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल जाएगा वो उस सेल को डिफरेंशिएट करेगा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। फिर हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रोल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैंस डाइट्रीच का था, जिसने सैलमेंडर एग को 2 सेल स्टेज पे 2 अलहदा सेल्स में डिवाइड कर दिया था या सेपरेट कर दिया था। तो बाद में उसने देखा था कि दोनों सेल्स से ही नॉर्मल लार्वी बन सकते हैं। तो उसको उसने कंक्लूड इस तरह से किया था कि चूँकि दोनों सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि ओरिजिनल ज़ाइगोट से आई है, तो इस तरह से दोनों सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल एम्ब्रियो या नॉर्मल लार्वी बना सकते हैं। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने स्पीमैन का देखा था, जिसने स्लैमेंडर ज़ाइगोट को ह्यूमन हेयर की मदद से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया था। एक हाफ जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था उसको उसने न्यूक्लिएटेड हाफ कहा था, और जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था उसको उसने ए न्यूक्लिएटेड साइड कंसिडर किया था। तो जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था डेफिनेटली उसमें डिवीजन्स होंगी। जब वो साइड 16 सेल स्टेज पे पहुंची तो किसी तरह से न्यूक्लिएटेड साइड का न्यूक्लियस नैरो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करके ए न्यूक्लिएटेड साइड पे मूव कर गया था, और वहाँ पे उसने डिवीजन स्टार्ट कर दी थी। तो जब एंड पे देखा गया तो दोनों साइड्स पे ही नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया था। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट्स हम जो थर्ड पे हमने स्पीमैन के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। एक एक्सपेरिमेंट उसका था कि उसने एम्ब्रियो को 2 इक्वल हाफ्स में सेपरेट कर दिया था, और दोनों हाफ्स में न्यूक्लियस मौजूद थे, तो दोनों हाफ्स ही कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो गए थे। फिर उसने ये भी देखा था कि अगर 16 सेल एम्ब्रियो में से एक सेल भी निकाल लिया जाए तो उस एक सेल में भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो कि नॉर्मल एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करती हैं। फिर मज़ीद उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उससे उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि समटाइम्स न्यूक्लिएटेड हाफ से एब नॉर्मल एम्ब्रियो बनता है। उसकी वजह यह है कि उसमें ग्रे क्रेसेंट मौजूद नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि ग्रे क्रेसेंट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है या ज़रूरी होता है। अब ग्रे क्रेसेंट पिगमेंट फ्री एरिया है जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है, और जिस हाफ में ग्रे क्रेसेंट नहीं होगा उसमें मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे स्पीमैन ने 2 कंक्लूजन्स दिए थे। एक ये कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो सेम होती है, और सेकंड उसने ये कहा था कि ग्रे क्रेसेंट एरिया ये साइटोप्लाज्मिक एरिया ही है, लेकिन इसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। फिर उसने ये सवाल उठाया था कि अगर तमाम सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल सेम है तो सेल्स किस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाते हैं। तो उसको उसने इस तरह से कंक्लूड किया था कि क्लेवेज के दौरान साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन होती है डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स की, और दूसरा इंडक्शन होती है या इंटरेक्शन होता है नेबरिंग सेल्स का, जिसके ज़रिए सेल्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम इसी को ही तफसील से देख लेते हैं। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 115 पे ये टॉपिक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं उनमें डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मैं ये डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स की जो बात कर रही थी वही हैं ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी कहलाते हैं, और ये सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स ब्लास्टोमेयर्स में या सेल्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होता है तो ये भी डिवीजन के दौरान सेग्रीगेट हो जाते हैं। अगर आप एसिडियन का फर्टिलाइज्ड एग देखें तो उसमें आपको 5 डिफरेंट कलर्स का
के साइटोप्लाज्म नज़र आएंगे जो कि डिफरेंट ब्लास्टोमेर्स में सेग्रीगेट हो जाते हैं बाद में। एक आपको क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन नज़र आएगा, इससे लार्वल एपिडर्मिस बनेगी। येलो साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, इससे मसल सेल्स बनेंगे। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, इससे गट बनेगी। और ग्रे एक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, इससे नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनेगी। तो ये जो डिफरेंट आपको साइटोप्लाज्मिक रीजन्स नज़र आते हैं, बेसिकली इनमें डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि डिफ्रेंसिएशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। ये भी पेज नंबर 115 पे ही है, अपनी टेक्स्ट बुक पे देख लीजिएगा। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि जीन कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये इसी में ही मतलब इसी में प्रोड्यूस होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जीन से प्रोटीन्स बनती हैं। पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए जाके साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन्स बनाता है। तो जीन कंट्रोल सब्सटेंसेस जो हैं ये साइटोप्लाज्म में नज़र आते हैं और ये वहाँ पे ही प्रोड्यूस भी होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये साबित किया गया था कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये न्यूक्लियस से आए होते हैं या ये न्यूक्लियस में बनते हैं या फिर उसके इमीडिएट नेबरहुड में मतलब साइटोप्लाज्म में बनते हैं। अब एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर एल्गा लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये यूनिसेलुलर एल्गा है। ठीक है, आपकी बुक में ये मिस्टेक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूनिसेलुलर एल्गा एसिटाब्यूलेरिया पे। अब पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इसकी राइजोइड्स होती हैं जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होती हैं, एक लॉन्ग स्टॉक होती है और स्टॉक के ऊपर अम्ब्रेला शेप्ड कैप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ कैप एसिटाब्यूलेरिया की दो स्पीसीज़ हैं, एक एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया जिसकी रेगुलर शेप्ड कैप होती है जैसे आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है, और एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा जिसकी इरेगुलर शेप्ड कैप होती है, ये आपको फिगर में नज़र आ रही होगी। इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, although they may attain the size of several centimeters or more। इनका साइज़ जो है वो several centimeters या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस सिर्फ एक ही है। हेमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कैप को रिमूव कर लिया था, अ न्यू वन इज़ रीजनरेटेड। तो उसने देखा था कि अगर कैप रिमूव हो जाए तो नई बन सकती है। फिर उसने न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग राइजोम रीजन को एक स्पीसीज़ से मतलब एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेना से लेके उसने उसकी जगह पे इसी तरह का पीस एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा का ग्राफ्ट कर दिया था। ठीक है, उसने राइजोम का वो रीजन जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको काट दिया था एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का, और उसमें एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा का वही रीजन ग्राफ्ट कर दिया था या लगा दिया था। तो उसने देखा था कि नई कैप, जब कैप रिमूव हो जाती है, when the cap was now removed it was seen that new regenerated one had the characters of एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा। क्योंकि अब इसमें ये एबिलिटी है कि ये न्यू कैप बना सकता है या उसको रीजनरेट कर सकता है, तो जब कैप रिमूव की जाती है तो नई बनने वाली कैप जो है उसकी करैक्टर्स एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा वाली होंगी। इसकी वजह ये है कि हम न्यूक्लियस उस रीजन उस स्पीसीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमने एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा का न्यूक्लियस वाला रीजन यूज़ किया है, तो डेफिनेटली उस न्यूक्लियस खुद को शो करेगा, उसकी करैक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट आएंगे। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो कि एल्गा की बेस पे मौजूद होता है एंड नॉट द स्टॉक टू विच द रीजनरेट वॉज अटैच डिटर्मिन द स्ट्रक्चर ऑफ कैप। तो न्यूक्लियस कैप के स्ट्रक्चर को डिटर्मिन कर रहा होता है, स्टॉक डिटर्मिन नहीं करती जिसके साथ रीजनरेट लगाया गया, जिसके साथ ये कैप जिससे लगी हुई है या कैप बनती है वो डिटर्मिन नहीं कर रहा, बल्कि बेस पे जो न्यूक्लियस मौजूद है वो डिटर्मिन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीसीज़ हैं उनके साइटोप्लाज्म
जिस भी स्पीसीज से ताल्लुक़ रखते हों, जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह का न्यूक्लियस होता है उस तरह की ही करैक्टर्स नेक्स्ट आती हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया था कि जीन और साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट के दौरान अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तमाम जीन्स मौजूद होती हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के करैक्टरिस्टिक को डिटरमिन करती हैं, जबकि साइटोप्लाज्म इन जीन्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन बना के। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दिखाई गई है ये उस एक्सपेरिमेंट की नहीं है जिसकी आपको थेरी बता रहे हैं। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपके पास एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेना है और ये एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले सेंटर वाला पीस जो है वो रिमूव कर दिया है, मतलब स्टॉक वाला पीस, इसमें न्यूक्लियस वाला पीस नहीं रिमूव किया गया। ये पीस रिमूव किया इसका और इसकी जगह पे एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा का पीस लगा दिया और एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा की जगह पे एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का पीस लगा दिया गया। अब चूँकि ये सिर्फ स्टॉक का रीजन जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ऊपर जो कैप बनेगी वो वही होगी जिसका न्यूक्लियस यहाँ बेस पे मौजूद है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो नेक्स्ट करैक्टर डिटरमिन करता है कैप का या उसकी शेप को डिटरमिन कर रहा है। तो न्यूक्लियस वाला रीजन तो इन्होंने चेंज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ स्टॉक का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको चेंज कर दिया है। तो स्टॉक तो डिटरमिन नहीं कर रही कैप की शेप को। तो अब जो थेरी आपको बता रहे हैं उसकी फ़िगर इन्होंने नहीं बताई हुई। उसमें इन्होंने क्या किया था कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है वो एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का कट करके उसकी जगह पे इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा का ये पोर्शन ग्राफ्ट कर दिया था या लगा दिया था। तो नेक्स्ट जो कैप बनी थी वो एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा की थी यहाँ पे। ठीक है, उसमें एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया की कैप नहीं बनी थी। उसकी वजह ये है कि हमने जो न्यूक्लियस देखा है वो इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा का यूज़ किया था। तो न्यूक्लियस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स और साइटोप्लाज्म उसको जीन्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं।